गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 11 को या किसी भी कंपटीशन के लिए, क्लास 11 है या नीट है या जी मेन है या एडवांस है, किसी में भी आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप इसको रुक रुक करके ध्यान से इसको समझिएगा। फर्स्ट बताएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसमें क्या क्या एप्लीकेशन है उसमें इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम। अब उसी पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? Newton's third law. In the absence of external force, every action has equal in magnitude, opposite in direction, reaction, and they will act on different object. Their sum individually never be equal, but as a system it is equal to zero. बुक में ज्यादातर लिखा रहता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. It doesn't explain whether the force is external or internal. It is not true for external force. Remember that. It is true only for internal force. External force में न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगता है, इसलिए हम इसमें बता दिया, स्पेशली लिख दें इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट in direction, opposite direction, equal in magnitude and opposite in direction reaction. प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होगा जो इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड दे विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अगर हम इस पे लगा रहे हैं, अगर इसमें इंटरक्शन हुआ तो ये इस पे लगा रहा है तो ये इस पे लगा रहा है, और दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इस पर एफ फोर्स लग रहा है तो इस पर भी एफ फोर्स लग रहा है. द डायरेक्शन और अपोजिट. इंडिविजुअली अगर हम इस ए बॉडी के बारे में सोचे तो इंडिविजुअली द सम ऑफ द फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर हम बी पर सोचेंगे तो पर भी नहीं जीरो. लेकिन एज ए सिस्टम सोचेंगे तो F1 F माइनस F इज इक्वल टू जीरो एज ए सिस्टम. तो एज ए सिस्टम इट इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी एक्सप्लेन वेरी इट गिव्स many concept on physics. First, free body diagram, motion of variable mass, Lami's theorem, conservation theory of linear momentum, recoiling of gun, explosion of bomb. These are the concepts based on the Newton's third law. First, I will teach you free body diagram. This one is the rules for the solution of when you solve the problem. S.C. Verma or any other books like Singage or Irodo, you must follow these rules. You will easily solve these problems. Now rule number 1, free body diagram. कहने से ही पता चलता कि प्रत्येक बॉडी का एक फ्री डायग्राम होना चाहिए. तो सबसे पहले रूल है, रूल नंबर 1 है कि वेट ऑलवेज एक्ट vertically downward direction. Rule number 1, weight always act. Weight means mg. ऐसे तो weight हम नॉर्मल रिएक्शन को बोलते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट से मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स mg always act
perpendicular to the horizontal surface in downward direction में ही हमको लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मानते कोई बॉडी पर रखा हुआ है तो इस बॉडी का m अगर मास है तो वेट हमेशा नीचे क्यों लगेगा, कोई एंगल बना के नहीं लगेगा। अगर ये इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है तो ऊपर भी वेट नीचे क्यों लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। दूसरा रूल नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट perpendicular to the dominant surface। जो सरफेस डोमिनेट करता है उसके परपेंडिकुलर ही लगता है। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द डोमिनेंट सरफेस। जो सरफेस डोमिनेट करता है उसका परपेंडिकुलर लगता है। जैसे मानते हैं यार ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस जमीन के डोमिनेट कर रहा है अर्थ सरफेस, तो इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। अगर इसमें इंक्लाइंड सरफेस पर कोई रखा हुआ है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लगेगा क्योंकि इंक्लाइंड डोमिनेट कर रहा है। अगर कोई लैडर इस तरह से रखा हुआ है वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट में, तो ये लैडर जमीन का परपेंडिकुलर होगा क्योंकि तो जमीन डोमिनेट कर रहा है, और इसमें लैडर वर्टिकल वॉल डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर होगा। अगर ये लैडर इस डायरेक्शन में हो तो यहां पर वर्टिकल वॉल को डोमिनेट कर रहा है लैडर, इसका मतलब लैडर का परपेंडिकुलर होगा, और यहां पर जमीन का तो खैर परपेंडिकुलर होना ही है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द डोमिनेंट सरफेस लगता है। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर 3, ये सब फोर्स जैसे लग रहा है देख लीजिए। रूल नंबर 3 क्या होगा, तीसरा रूल नंबर 3 टेंशन से रिलेटेड है। रूल नंबर 3, टेंशन ऑलवेज, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स है, नॉट पुशिंग फोर्स है। सो इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, it always acts away from the body in the string हम तक कोई बॉडी सस्पेंडेड है तो इस बॉडी पर टेंशन ऊपर लगेगा, इस पर टेंशन नीचे क्यों लगेगा, इस पर जहां सपोर्ट है उसके ठीक नीचे लगेगा। ये ब्लॉक बॉडी के बारे में सोच रहे हैं तो टेंशन ऊपर क्यों लगेगा। हमेशा टेंशन बॉडी से अवे लगता है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी रखा हुआ है, इधर F फोर्स से खींच रहे हैं तो इसमें टेंशन T इधर लगेगा, इसमें टेंशन T इधर लगेगा। हमेशा बॉडी से अवे लगता है। इस बॉडी के लिए इधर टेंशन है, इस बॉडी के लिए टेंशन इधर है। रूल नंबर 4, if the pulley is weightless and frictionless, if pulley is weightless and frictionless, tension in the string in either side of the pulley will be same. अगर ये पुली है, इसके दोनों ओर एक ब्लॉक लटका हुआ है, तो इस पर टेंशन T लगेगा तो इसका रिएक्शन टेंशन T लगेगा, इसके इधर भी टेंशन T हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब पुली के ऊपर टेंशन
हमेशा बॉडी से नीचे की ओर लगेगा और दोनों तरफ टेंशन सेम होगा क्योंकि पुली फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है? If the pulley has some moment, has friction or moment of inertia, then tension will be different in the string in either side of the pulley। पुली के आइदर साइड में स्ट्रिंग का डिफरेंट होगा। मान लीजिए पुली है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई या रेडियस आर दे दे, मास एम दे दे या फ्रिक्शन दे दे, तो इधर की ओर टेंशन T1 लगेगा तो इधर की ओर टेंशन T2 रहेगा। और डिफरेंस के कारण ही इसमें टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क ड्यू टू द डिफरेंस इन टॉर्क इन टेंशन, टॉर्क विल डेवलप। Pulley has some moment of pulley has some rotational kinetic energy. Pulley has rotational kinetic energy. उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, लीनियर नहीं होगा लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। If the pulley has friction or moment of inertia in the string, moment of inertia, then tension will be different in the string. Then tension will be different in the string in either side of the pulley। इसको जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर 6 क्या होगा? In different string, the tension will be different। In different string, tension will be different। डिफरेंट स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट होगा। जैसे मानते हैं कि एक पुली है, इसका ब्लॉक लटका हुआ है, एक और इधर भी ब्लॉक लटका हुआ है, उसके बाद एक और ब्लॉक लटका हुआ है, तो इसका टेंशन T लगा, इधर टेंशन T लगा, इधर भी टेंशन T लगा, ये टेंशन T लगा, ये लगा T1, इधर भी लगेगा T1। अलग स्ट्रिंग में अलग अलग है। जैसे एक क्वेश्चन होगा, इसी बराबर क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कुछ है, मास है या कुछ इस तरह से क्वेश्चन, ऐसी बराबर क्वेश्चन है। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, सस्पेंडेड है, इससे एक मंकी सस्पेंडेड है, इसको पकड़ करके, इसके पूंछ में एक और मंकी लटका हुआ है, इसका स्ट्रिंग का टेंशन, इसका पूंछ का टेंशन 30 न्यूटन है, इसका मास 5 kg है, इसका मास 2 kg है। तो व्हाट विल बी द 30 न्यूटन से ज्यादा में इसका पूंछ का बढ़ सकता है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले अगर इसको इस तरह से क्वेश्चन को बंदर अंदर करके तो नहीं समझा सकते, इसको एक ब्लॉक करके समझा लीजिए। इसका मास है 5 kg और दूसरे का मास है 2 kg, इस तरह से रह सकता है। अब अभी बोले कि डिफरेंट स्ट्रिंग में टेंशन डिफर करेगा, तो इसमें टेंशन T1 ले लीजिए, तो इसका रिएक्शन टेंशन T1 जरूर होगा। अब इसका 5 kg का 5G लगेगा और ये 2G भी लगेगा, और इसमें टेंशन T लगेगा, अलग टेंशन लगा या अलग टेंशन लगा।
तो पहले अगर रेस्ट में है तो ये टेंशन लगे, ये आपस में कैंसिल करते हैं, इंटरनल फोर्स हो गया। तो टेंशन मिनिमम कितना हो जाएगा 5 + 2 × G, यानी 70 न्यूटन का टेंशन मिनिमम लगेगा। और मैक्सिमम कितना लगेगा, T मिनिमम था ये मिनिमम, और मैक्सिमम ये एक्सलरेट करने लगा, ऊपर जाने लगा, ये बंदर है, यहाँ ब्लॉक नहीं राइज कर रहा, बंदर राइज कर रहा, तो मानते हैं कि कितना से राइज करेगा, तो T - 2G 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर से राइज कर रहा है सर। इसका दिया हुआ था एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, तो 5 मीटर/सेकंड से, तो इसके बारे में सोचते हैं पहले। T1 माइनस ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा है, उसमें से इसको घटा दीजिए 2G। इस ब्लॉक के लिए नीचे वाला का ले रहे हैं, ये 2G लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है T1, ही जा रहा है 5 से मीटर/सेकंड स्क्वायर से। तो T - 2G बराबर 2 × 5, तो T1 = 20 + 10 बराबर 30 न्यूटन। इस तरह से T1 निकल गया। अब उसी तरह से 5 kg वाला ब्लॉक के लिए चलेंगे, तो 5 kg में ऊपर लग रहा है टेंशन T, और नीचे में लग रहा है T1, और दूसरा लग रहा है 5G, और आ जा रहा है ऊपर 5 से, तो T - T1 - 5G = 5, इसका मास 5 है, 5 × 5, तो T = T1 + 5G + 25। T1 का वैल्यू 30 था, इसका 50 था, इसका 25 था। 25 और 30 80 5 105 न्यूटन, यानी T मैक्सिमम जो होगा 150 न्यूटन 105 न्यूटन होगा, और जो मिनिमम होगा वो 70 न्यूटन होगा। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते थे। हमारा ये कहना है कि डिफरेंट स्ट्रिंग में टेंशन विल बी डिफरेंट, टेंशन डिफर करेगा। रूल नंबर 7 क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। रूल नंबर 7, tension can be resolved tension can be resolved equally by using पुली द्वारा हम टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मानते हैं ये पुली है, इधर टेंशन लगा T, इधर टेंशन T लगा, उसका रिएक्शन टेंशन T हुआ, फिर एक ब्लॉक जोड़ दिए, एक पुली और जोड़ दिए, तो इधर टेंशन हो जाएगा T/2, इधर टेंशन हो जाएगा T/2 हो जाएगा। इस पर फिर अगर हम पुली जोड़ते हैं तो इस पर T/4 हो जाएगा, आई हो जाएगा T/4, फिर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा T/8, ये T/8, इस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये कर रहा है, टूट रहा है, घट रहा है, मैंने आधा हो रहा है। और ठीक इसके ऊपर जाते हैं तो T/8 मिलकर T/4 मिलकर T/2 मिलकर T और T मिलकर के ये 2T। इस तरह से टेंशन को रिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पुली। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है कि इफ द बॉडी इज पुल्ड और पुश्ड, दो टर्म है, पुल्ड और पुश्ड स्लोली, अगर उसको धीरे धीरे करेंगे, स्लोली उसको पुल्ड और पुश करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो ये स्लोली बहुत टेक्निकल वर्ड है। सो एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन इन द बॉडी विल बी जीरो, इन द बॉडी विल बी जीरो। एक्सेलरेशन बॉडी का जीरो होगा। जैसे मानते हैं क्वेश्चन था, इसी बार में ऐसा क्वेश्चन था कि एक लड़का है, उसका दोस्त वो रस्सी पर किसी डिच में गिर गया है, और पुली के सहारे एक रस्सी इधर से F इक्वल फोर्स से खींच रहा है, तो बोल रहा कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये थीटा एंगल मान लो, ये D/2 डिस्टेंस था, ये डेप्थ h था, ये भी D/2 डिस्टेंस पर है, डेप्थ h है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा।
तो अगर ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये टेंशन मान ले फोर्स एफ लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स एफ लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, तो रिएक्शन दोनों तरफ एफ लगा, इसका रिएक्शन इधर होगा, इधर भी एफ होगा, इधर भी एफ होगा, इधर भी एफ खींच रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा इधर और दूसरा होगा एफ साइन थीटा, और इसका एफ इधर है तो एक कंपोनेंट इधर होगा एफ कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा और दूसरा एफ कॉस थीटा, इसका वेट लग रहा है mg। तो ये तो अगर स्लोली पुल्ड है, स्लोली पुल्ड कर रहा है, इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस एज वेल एज इन एक्स एक्सिस, इसका मतलब एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा कैंसिल हो गया, और इसमें भी दोनों इक्वल होगा, ये नहीं कि f2f cos थीटा माइनस mg बराबर मास इंटू एक्स, ऐसा नहीं होने वाला। 2f लिख लीजिए 2f cos थीटा माइनस mg बराबर ma, और लिखिए कि a इज 0 स्लोली पुल्ड है, इसलिए स्लोली पुल्ड, इसलिए 0, तो कितना हो जाएगा 2f cos थीटा बराबर mg हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो f बराबर कितना हो जाएगा mg बाई 2 cos थीटा। तो जैसे से ऊपर जाएगा, मान लिया ब्लॉक यहाँ चल गया तो टेंशन देख लो एंगल बढ़ गया, तो एंगल जब बढ़ेगा तो cos थीटा का वैल्यू घटेगा, और जब घटेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या जैसे से ऊपर खींचेंगे तो दोस्त को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रूफ कीजिए। दूसरा है कि एच डेप्थ पर कितना फोर्स लगा रहा था, cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ये वैल्यू है थीटा, ये है एच, ये डी बाई 2 है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, या इसको लिख सकते हैं 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट ओवर बाई 2, एलसीएम 4 के रूट के बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर f इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाई 2, और cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला p, 90 के सामने वाला h, बाकी जो बचा बेस है, तो h बाई रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा f इज इक्वल टू हो जाएगा mg रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h, दिस इज द फोर्स this is the force applied by the friend when their friend are at the depth of h inside the ditch। तो इस तरह से है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, इसको अब होता अब हम ये नहीं करें कि आप इसको नोट ही कीजिए। हमारा ये कहना है कि अगर किसी बॉडी को स्लोली पुल्ड करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ 0 लिए, फोर्स लग रहा है फिर भी एक्सेलरेशन नहीं डेवलप हो रहा है। स्लोली एक टेक्निकल वर्ड है फिजिक्स में, इसलिए स्लोली जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप एक्सेलरेशन 0 रखिएगा। रूल नंबर 9, इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। When a body comes out from a system, when a body comes out फ्रॉम द, किसी सिस्टम से बाहर आता है कोई बॉडी, इन सच ए वे सिस्टम हैज सम एक्सेलरेशन, then body will take only its velocity in direction and magnitude, not its acceleration. It will take the acceleration of that system in which body enters। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई बॉडी किसी सिस्टम से बाहर आता है जिसमें सिस्टम को कुछ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, तो वो बॉडी सिस्टम का सिर्फ वेलोसिटी लेगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, नॉट इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन नहीं लेगा, एक्सेलरेशन उस सिस्टम का लेगा जिसमें वो इंटर किया। इसके एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करते हैं। मानते हैं कि हॉट एयर बलून है, हॉट एयर बलून है, हॉट एयर बलून है और इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है,
और ये ऊपर की ओर जा रहा है किसी इंस्टेंट पर 40 मीटर पर सेकंड से, और उसका एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है ये, और उसका एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है। तो जैसे एक स्टोन को, ये आदमी एक स्टोन को नीचे की ओर गिराया, तो क्या होगा, इसका स्टोन उसके वेलोसिटी को लेगा, मतलब उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड होगा, इनिशियल वेलोसिटी। गिरा रहा है नीचे, लेकिन उसका जैसे सिस्टम, जैसे ट्रेन से आप बाहर कूदते हैं या टेम्पो से बाहर उछलते हैं तो क्या होता है, आप गिर जाते हैं, टेम्पो के डायरेक्शन में नहीं जानते हैं, तो न्यूटन इनर्शिया तो बता ही, मैंने उसका वेलोसिटी को तो लेगा ही, एक्सेलरेशन तो अलग सिस्टम है, अलग सिस्टम का लगेगा। इसका 15 नहीं लेगा, बल्कि 50, इसके बदले में जी लगने लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर लगने लगा, क्योंकि अर्थ में वो आ गया, अर्थ के अंदर आ गया। तो जब कोई बॉडी को किसी सिस्टम के बाहर ड्रॉप या फेंका जाता है, तो इट विल टेक द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यानी स्टोन पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जी लगने कारण करने के जाके रेस्ट में आएगा फिर नीचे आएगा, वेलोसिटी उसका लेगा, ना कि उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उस सिस्टम का लेता है जिसमें बॉडी इंटर करता है। डायग्राम से क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोन पहले ऊपर जाएगा 40 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक्सेलरेशन उसका 15 नहीं लिया, बल्कि उस पर जी लगने लगा नीचे की ओर। एक्सेलरेशन भी ऊपर था, वेलोसिटी भी ऊपर था इसका, तो वेलोसिटी तो लिया, एक्सेलरेशन नहीं लिया, एक्सेलरेशन अर्थ का लगने लगा, उन्हें रिटार्ड होने लगा, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि जी नीचे की ओर टानेगा। तो when a body comes out from the system in such a way, system has some acceleration, then body will take its velocity in direction and magnitude, not its acceleration. It will take the acceleration of that system in which it enters, जिसमें इंटर करता है उसमें लेता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या है कि अगर कोई बेज के साथ पुली लटका हुआ है, तो पुली पर जो टेंशन लगेगा that tension will also act on the wedge. If the pulley is attached with a wedge, अगर किसी वेज के साथ पुली अटैच्ड है, the tension acting on the pulley will also act on the wedge, वेज के ऊपर भी एक्ट करेगा in same direction and magnitude. ओके, मतलब अगर इसका बेस पर हम फोर्स दिखाना चाहें, तो इस तरह से पुली था, तो टेंशन टी लगा, एक टेंशन टी, यानी इस बॉडी टेंशन यहाँ स्ट्रिंग से सटा टी, यानी इस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस वेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2t लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में टी लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें छोड़ देते हैं लड़के लोग, सॉल्व करने के समय इस टेंशन को लेते ही नहीं है, तो उससे आंसर नहीं आता है। तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और if the pulley is attached with the wedge, the tension acting on the pulley will also act on the wedge in same direction and magnitude. ये रिमेम्बर करना है आपको। 11, रूल नंबर 11 देखिए, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, impulse, velocity, displacement of x-axis will be independent of y-axis and z-axis. इसको याद रखना, x-axis का फोर्स y-axis पर नहीं लगेगा। जैसे हम इसको क्लियर कर लेते हैं, मान लीजिए कि ब्लॉक है और इस पे इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ, पुली से लटका हुआ, यहाँ पर टेंशन T लगा, यहाँ पर मानते हैं कि 2 mg 2m है ये,
ये m है, तो इधर mg लगा, इधर टेंशन t, इधर टेंशन t लगा। मानते ही नीचे a से आ रहा है तो ये भी a से जाएगा इधर पे। तो अगर इसका इक्वेशन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोचे, मान ली 2m का फ्री बॉडी डायग्राम सोचते हैं, तो इधर क्यों लग रहा है 2mg और ऊपर लग रहा है t, ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, इस पर इतना ही फोर्स लग रहा है। अब बॉडी नीचे आ रहा है, इसका मतलब पंजा जैसे लड़ाते हैं, इधर वाला ज्यादा खींच रहा है, रस्सा कस्सी वाला की तरह ये नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो ये ऊपर की ओर खींच रहा है, फिर भी ये इधर की ओर आ गया, मतलब ग्रेटर है। तो कितना से ग्रेटर है 2mg माइनस टी, इसमें से इतना घट जाएगा, उतना से ग्रेटर है। अब बचा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ से। तो इस तरह का इसका इक्वेशन इसका हुआ। इस बॉडी का चलते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है mg, नीचे इधर लग रहा है t, इसका मास m है। तो t से रिलेटेड अगर इक्वेशन निकालेंगे तो t इज इक्वल टू ma होगा। लड़के लोग क्या मिस्टेक करते हैं, t माइनस mg बराबर ma लिख देते हैं, ये गलत है। ये y एक्सिस का फोर्स है, ये x एक्सिस का फोर्स है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इस t को यहाँ पर ma को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 2mg माइनस ma बराबर 2ma, 2mg बराबर 3ma, a बराबर क्या हो जाएगा 2g बाई 3, mm कैंसिल हो गया, 2g बाई 3। इस तरह से एक्सेलरेशन निकल गया दोनों का। टेंशन भी निकाल सकते हैं, m तो है ही, a बराबर 2g बाई 3, 2mg बाई 3, इसका टेंशन, दोनों में टेंशन हो गया। तो फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इंपल्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ x एक्सिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ y एक्सिस एंड z एक्सिस। रोल नंबर 12 है, देखिए, या इसमें एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए हमने। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर ब्लॉक में इस तरह का लगा हुआ है, मान लीजिए प्रिज्म टाइप का है और इस तरह से लगा हुआ है और ये इस तरह से है, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर टेंशन है। तो ये कुछ मिस्टेक कर देते हैं, मान लीजिए इधर कोई टी टेंशन लग रहा है, तो यहाँ टी टेंशन लगा पुली का, ये टेंशन टी लगा, ये टी लगा, ये टी लगा, और यहाँ पर टेंशन कितना लगेगा। जनरली हम पुली में बताया कि टेंशन ये टी है, ये इधर टी है, ये टी है, तो टी है, तो ये ऊपर वाले में 2t लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टी और टी है, तो इसमें टेंशन कितना लगेगा, इसमें टेंशन टी ही लगेगा, क्योंकि ये y एक्सिस का फोर्स है, x एक्सिस का। तो इसमें x एक्सिस में अगर हम फोर्स दिखाना चाह रहे हैं तो जितना x एक्सिस का फोर्स है उतना ही फोर्स हम इसमें दिखा पाएंगे। t है तो यहाँ t ही दिखाएंगे, y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। ये इसको ये है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ये कोई एंगल बना के होगा तो उसका एक कंपोनेंट लगेगा y एक्सिस, x एक्सिस में, इसको ध्यान देना है। रूल नंबर 12, we can determine rule number 12, we can determine the relation between velocity and acceleration, velocity, acceleration and displacement. We can determine the relation between velocity, acceleration, displacement between two and more than two objects, two and more than two object। इसमें हम रूल क्या बनाया है, ये रूल किसी बुक में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा सोचा हुआ रूल है। तो आप कह सकते हैं कि मोहन रूल है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये मेरा सोचा हुआ रूल है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इससे आपको लेंथ कितना कवर किया, क्या किया, उससे हमको मतलब नहीं रहेगा। इसमें हम इसको समझाते हैं कैसे। मानते हैं कि एक पुली है, इसमें एक ब्लॉक है, फिर एक पुली है, इसमें ब्लॉक है, फिर एक पुली है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, या एक और पुली दे दीजिए, यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, एक और पुली देते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस तरह से ब्लॉक है। मानते ये दो मास कुछ भी हो, इसमें टेंशन टी लगेगा तो यहाँ टेंशन टी लगेगा, ऊपर में भी टेंशन टी लगेगा, 2t लगेगा, ये टेंशन टी लगेगा, ये टेंशन टी लगा, ये टेंशन टी लगेगा, तो यहाँ क्या टेंशन लगेगा 2t लगेगा, ये टेंशन टी लगा, ये टेंशन टी लगा, ये टेंशन टी लगा, ये टेंशन टी लगेगा, तो इसमें क्या टेंशन लगेगा 2t लगेगा, यहाँ भी 2t लगेगा, ये t, ये t, ये t लगेगा। मानते ये ऊपर जा रहा है
4 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। ये नीचे आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से, ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो ये कितना से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? मानते हैं कि v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो अब हमको इसका रूल क्या है? रूल है कि द प्रोडक्ट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity, sum of the product of tension and velocity, or tension and acceleration, or tension and displacement is always equal to 0, हमेशा 0 होता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी और टेंशन एंड एक्सेलरेशन और टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन आप रख सकते हैं, इन सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, इन सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, इन अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, या आप उल्टा भी मान सकते हैं। अब इसमें चलते हैं, ये फोर्स वेलोसिटी ऊपर के 4 मीटर है, टेंशन भी ऊपर ही लग रहा है इस ब्लॉक पर, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, 40 हो गया। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो अपोजिट हो गया, 2t इंटू 3t 60 हो गया। ये 2 ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये t और v अपोजिट है, तो माइनस टी भी, दिस इज इक्वल टू 0। तो 40 40 40 48 टी 2t बराबर टी भी बराबर क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड। नीचे लिए मतलब नीचे की हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से। इस तरह से एक लाइन में हम बना सकते हैं। अब कितना स्ट्रिंग ऊपर गया नहीं गया इससे कोई मतलब नहीं है, ये आप एक लाइन में इसको हम समझा सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक और क्वेश्चन एक्सेलरेशन से रिलेशन भी हम बता सकते हैं। हो गया, चलिए हम देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको एक और दूसरे एग्जांपल से भी समझाते हैं। मानते एक ब्लॉक है, अगर ये A1 से जा रहा है तो ये कितना से जाएगा? मान लो A2 से जा रहा है। अब हम इसमें टेंशन दिखाना तो जरूरी है, तो इसमें यहां से शुरू करते हैं। T है, ये T है, तो ये इधर भी T हो जाएगा, तो 2T मिलकर के ये 2T होगा एक ही लाइन में, तो ये भी 2T होगा। ये T है, ये T है, इधर जाकर के 2T होगा, तो इस ब्लॉक पर 2T इधर लगेगा, इस पर इससे अटैच्ड है, तो एक टेंशन और T लगेगा। तो हमको इससे मतलब है पहले, और इससे मतलब है, बाकी टेंशन क्या लग रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। तो इस टेंशन का डायरेक्शन इधर, एक्सेलरेशन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ले लीजिए 2t_a1, और इसका टेंशन जिधर उधर ही एक्सेलरेशन है, तो ये t या 2t 3t है, तो 3t_a2 बराबर 0, 3t_a2 बराबर 2t_a1, t से t कर दिया, तो a1 इज इक्वल टू 3a2/2। अगर इसका 4 है, या a2 इज इक्वल टू 2a1/3, तो अगर इसका 4 है तो इसका कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा, इसका 8/3 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं टेंशन की मदद से। इंपॉर्टेंट रूल था, इसको रूल नंबर 13 में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल नंबर 13, tension can be determined in one line, can be determined in one line also। मानते क्वेश्चन वेयर सूडो फोर्स है, किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है। मानते एक पुली है, इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है, एक और ब्लॉक लटका देते हैं, इधर है m, फिर एक और है m, यह 1 kg का या 2 kg का ले लेते हैं, 2, 3 और 4 kg, तो इसका 3g लगेगा,
इसका 4G लगेगा, इसका 2G लगेगा। टेंशन कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं। टेंशन T लगता है, ये T लगा, ये T लगा, ये भी T लगा, तो ये ऊपर में लगा 2T, तो ये लगेगा 2T, तो इधर भी लगेगा 2T, तो ये लगेगा 2T। अगर इधर चलते तो T होता है, T होता है, T/2 होता है। कैसे निकालेंगे टेंशन एक लाइन में? दो चीज इंपॉर्टेंट है कि टेंशन इज इक्वेटेड बाय अपोजिंग फोर्स, टेंशन इज इक्वेटेड बाय अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स द्वारा जो अपोज कर रहा है टेंशन को उसका इक्वेट करेंगे। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इज मल्टीप्लाइड, टेंशन इज मल्टीप्लाइड। और तीसरा, कोफिशिएंट टेंशन का मल्टीप्लाई करेंगे और मास इज डिवाइडेड आइदर साइड, मास इज मल्टीप्लाइड आइदर साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और मास इज डिवाइडेड आइदर साइड, आइदर साइड में मास डिवाइड करेंगे। अब हम इसको करते हैं टेंशन। मान लीजिए पूछता कि फाइंड द टेंशन, तो कैसे निकालते हैं? पहले इसका 2T लिखिए, लिख दिए। इसके अपोजिट में 2G लग रहा है, तो लिख दीजिए 2G। अब हम पहले टेंशन इज इक्वेटेड बाय अपोजिंग फोर्स हो गया। कोफिशिएंट ऑफ टेंशन इज मल्टीप्लाई अदर साइड, 2 है इसका कोफिशिएंट ऑफ टेंशन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। उसके बाद है मास इज डिवाइडेड आइदर साइड, मास है 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब दूसरा टेंशन चलता है, T हो गया। इसके अपोजिंग में फोर्स है 3G, लिखिए 3G। कोफिशिएंट ऑफ टेंशन 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। मास इज डिवाइडेड, 3 से ये डिवाइड करेंगे, 3 से ये डिवाइड करेंगे। तीसरा टेंशन T है, टेंशन T है, इसका मास है 4, इसका अपोजिंग फोर्स है 4G, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, अब 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, दिस इज इक्वल टू दिस। अब एक लाइन में टेंशन निकल गया। जो कट रहा काट देते हैं, जैसे ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। एलसीएम इधर कितना होगा? 12, 12 दूनी 24T प्लस 4T और प्लस 3T, दिस इज इक्वल टू 2G G 4G हो गया, 4 3 7 7 4 11, 31T इज इक्वल टू 31T इज इक्वल टू 12 4 48 48G, therefore T is equal to 48G by 31, आंसर हो गया। अब इसमें एक्सेलरेशन अगर इंडिविजुअली एक लाइन में निकला, लगभग 1-2 लाइन में निकल जाता। इंडिविजुअली निकालिए तो ये ऊपर A1 से निकालिए, इसका एक्सेलरेशन A2 निकालिए, इसका एक्सेलरेशन A3 निकालिए। देयर इज नो नीड ऑफ सूडो फोर्स इन दिस। सूडो फोर्स से भी बनता है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है वो। दूसरे मेथड से भी इसको हम बना सकते हैं। सूडो फोर्स एक रूल है, 14 रूल नंबर 14 उसी को बताने वाले हैं कि सूडो फोर्स लगता है। तो ये इस तरह से हम फिर अलग अलग इक्वेशन निकाल लीजिए, जैसे 2T माइनस 2G बराबर 2A1, एक A1 निकाल लीजिए। A1 इज इक्वल टू T माइनस G, T का वैल्यू जानते हैं 48G बाई 31 माइनस G, 31 में 48 किया कितना बचेगा? 17G बाई 31 हो गया, एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। दूसरे में चलते हैं, 3G माइनस T बराबर 3A2, तो G माइनस T बाई 3 बराबर A2, G T3 16 43 16 G बाई 31 बराबर A2, 31 में से 16 गया कितना बचेगा? 16 15 15 6 5 11 15, तो A2 इज इक्वल टू 15G बाई 31, आंसर हो गया। उसी तरह से फिर इसका अलग से निकाल लीजिए, 14 डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड था। 4G माइनस T बराबर 4A3, तो G माइनस T बाई 4 बराबर A3 हो गया। T का वैल्यू 48 है, तो 12 44 G माइनस 12G बाई 12G बाई 31 बराबर A3। 31 माइनस 12 कितना बचेगा? 19 19G बाई 31 इज इक्वल टू A3 होगा, ये भी अपवर्ड होगा। इस तरह से अलग अलग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, उसमें सोचना ही नहीं है सूडो फोर्स। आपको इस क्वेश्चन में इसके मदद से टेंशन अलग से निकाल लीजिए। हर एक क्वेश्चन में रूल लगता है, लेकिन स्पेशली सूडो में बहुत लेंदी होता था, इसलिए इसको हम निकाले हैं। सोचे कि इस तरह से बनता है। ठीक है, ओके। रूल नंबर 15, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर 14, सॉरी।
Rule number 14. If the body is in a system, in such a way, body has some acceleration, in such a way system has some acceleration, then body will experience pseudo acceleration just opposite to the acceleration of the system. सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट में एक सूडो एक्सेलरेशन लगेगा. कहीं कहीं सूडो नहीं भी लगा सकते हैं, और जहां तक हम जानते हैं कि ऐसे सूडो को प्रीफर ही नहीं करते हैं. बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सूडो को नहीं प्रीफर करते, लेकिन कहीं कहीं आसान अगर बनता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको ये नहीं कर सकते हमको उसको प्रीफर नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास 15 सेकंड 20 सेकंड, तो आप सूडो से आसानी से बना सकते हैं. जैसे अगर पूछा जाए कि अगर कोई ब्लॉक है, इसका मास m' है, इस पर एक ब्लॉक लटका जिसका मास m है, इससे उन्हीं का एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है कि इसका क्या एक्सेलरेशन हो या इसका क्या एक्सेलरेशन हो कि ये रेस्ट में रहे. ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन. ये पुलिस ऐसे अटैच्ड है, तो क्या करेंगे, इसका mg इधर लगेगा, लगा लीजिए mg कैपिटल है, t लगा, इधर भी t लगेगा, इधर भी t लगेगा. अगर ये a से जा रहा है तो ये पुली भी इधर a से जाएगा, तो इसके ऊपर एक सूडो लगा लेते हैं ma, इधर mg लगेगा. ये थीटा एंगल है, तो इधर की ओर होगा mg साइन थीटा और इधर की ओर होगा mg कॉस थीटा, और ये थीटा ये भी करस्पॉन्डिंग होगा ma कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ma साइन थीटा. ये नॉर्मल रिएक्शन. क्वेश्चन में बोला कि रेस्ट में रह जाए, मतलब दिस इक्वल टू दिस, यानी ma साइन थीटा ma कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा. m से m कैंसिल हो गया, a बराबर g tan थीटा. इस तरह से हो सकता है. क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इधर के उल्टा ब्लॉक ऐसे उल्टा रहे, कितना रहे कि वो एक्सेलरेशन ये हवा में उड़ जाए, तो नॉर्मल एक्शन 0 होगा, तो दिस इज इक्वल 0 करके भी निकाल सकते हैं कितना एक्सेलरेशन होगा. तो ये एक लाइन में निकालने का तरीका है सूडो में. आप जल्दी बनाने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. इससे बड़ा का क्वेश्चन भी है, ये बनाइएगा. इसका फिर एक अलग इक्वेशन ले लीजिएगा. इसका t बराबर m' प्लस m इंटू ए तो निकाल लीजिए. mg माइनस t बराबर m इंटू ए निकाल लिए हम, इसलिए आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. 3-4 रूल्स और अभी बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हम नहीं बनाना चाह रहे हैं वीडियो को, तो 3-4 रूल्स और हैं, तो अगले क्लास में हम इसको फिर से करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, थैंक यू.